हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आरएएस इंग्लिश की तैयारी करें। क्या वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी हैं, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। वो तमाम क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनको सोल्व करने का मेरा पूरा प्रयास होगा इस वीडियो के थ्रू। देखिए, आपको पता है बहुत अच्छे से कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको एसडीएम बना भी सकता है, आपको अच्छी रैंक दिला भी सकता है, तो आपको सिलेक्शन से वंचित भी कर सकता है। आरएएस इंग्लिश बहुत बड़ा सेगमेंट है अपने आप में। और जैसा कि आपने अभी हाल फिलहाल का पैटर्न देखा है 2021 के बाद से, तो चाहे 2021 की बात आप कर लें, चाहे 2023 की बात आप कर लें, चाहे आप उसके बाद वाले पेपर की बात कर लें, इन सभी पेपर्स में आपने अगर परीक्षा दी है तो आपको पता है खुद से कि क्या लेवल रहा इंग्लिश का। और अगर एग्ज़ाम नहीं दिया है तो किसी बच्चे के संपर्क में अगर आप आए हों तो आपने डिस्कस किया होगा कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है। इससे पहले वाले पेपर्स की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेहद आसान पेपर आया करता था। अभी थोड़ा सा लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो रहा है और डे बाय डे ज़्यादा डिफ़िकल्टी की ओर ये जा रहा है। खैर, वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आरएएस के एस्पिरेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएएस का जो विद्यार्थी है, आरएएस की तैयारी करने वाला जो एस्पिरेंट है, वो जनरली जो जीएस के पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इन 3 पेपर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अमूमन ऐसा ही होता है। इसके चलते ये फोर्थ पेपर अनटच्ड रह जाता है, या उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि 3 पेपर्स पे आप देते हैं। लेकिन अगर आपने इस बार की कट ऑफ देखी हो तो आपने जरूर ये देखा होगा कि फोर्थ पेपर में स्कोर एक तरफ और बाकी 3 पेपर्स का स्कोर एक तरफ। आपका जो फोर्थ पेपर है, वो जो स्कोर था वो या तो ज्यादा था या फिर इक्विवेलेंट कह सकते हैं। किसके? पेपर नंबर 1, 2 और 3 के। ये कहानी रही इस बार। तो क्यों ना हम इस पेपर पर विशेष ध्यान दें ताकि अच्छी रैंक निकाल सकें, सपनों को पूरा कर सकें, हमारी जो उम्मीदें लगा बैठे हैं घर वाले उनको पूरा कर सकें। तो ये खास वीडियो इसी पर आधारित है। थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंग्लिश की तैयारी हमें करनी किस हिसाब से है, शुरुआत एक्चुअल में करनी कहाँ से है, और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। इंग्लिश मास्टर इस चैनल पर अब मैं आरएस का कंटेंट, यहाँ पे किस प्रकार का कंटेंट आपके लिए लाने वाला हूँ, वो भी मैं आपको जानकारी इस वीडियो के थ्रू दूंगा। तो देखिए, फोर्थ पेपर की हम आज बात कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में इंग्लिश का जो सेगमेंट है वो 80 मार्क्स का तो आता ही है, 80 नंबर की इंग्लिश तो है ही। लेकिन आप देखिए कि हिंदी वाले पेपर में भी 10 अंक का एक ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी पूछा जाता है। तो कुल मिला के 90 मार्क्स। 90 मार्क्स जो ही मैं बोलता हूं तो एक बात मैं ऑफलाइन क्लासरूम में भी डिस्कस करता रहता हूं इस बात को कि 90 मार्क्स का मतलब है कुल मिला के आपके 4.5 सब्जेक्ट्स, छोटे वाले सब्जेक्ट्स, ठीक है, उसके बराबर एक इंग्लिश है। आप 4.5 सब्जेक्ट पढ़ोगे छोटे वाले, तब जाके आपकी इंग्लिश है वो बराबर रहेगी। मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ पे, वहाँ आपको 4 और आधा सब्जेक्ट, तकरीबन 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो अब यहाँ बहुत सारे प्रश्न दिमाग में चलते हैं। एक तो ये लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है ना, हमारा कॉन्सेप्ट जो है, या फिर कहें कि हमारा जो बेस रहा है बचपन से ही, वो कुछ इस तरह का रहा है कि ना केवल विद्यार्थियों में डर है बल्कि इस फील्ड में जो अध्यापक हैं उनको भी डर लगता है। इसलिए ये सब्जेक्ट हमेशा ही अनटच्ड रह जाता है, उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं या सही दिशा में नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले मेरी पर्सनल राय अगर मैं बताऊं तो ये सब्जेक्ट बेहद आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसी फील्ड में काफ़ी वर्षों से काम कर रहा हूं।
और जब बहुत सारे वर्ष लगाए हैं और बहुत सारे मतलब पूरी एनर्जी मैंने एक ही सब्जेक्ट में लगाई है तो निश्चित रूप से वो चीज़ें आसान लगती ही हैं, जैसे आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट आसान लगता होगा। अब देखिए साहब, ऐसा है कि इसके लिए एक जनरल क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है और वो पूछते हैं जब शुरुआत करते हैं, आरएएस की तैयारी करना शुरू करते हैं और जैसे इंग्लिश की क्लासेस शुरू होती हैं तो एक आम क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर कितना स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में, कितना स्कोर है जो किया जा सकता है। तो देखिए, आप अगर 2018 में देखेंगे तो 60 प्लस स्कोर रहा है, ठीक है। उसके बाद भी देखेंगे 2021 में, 2023 में, तो इर्द गिर्द ऐसा 55 से 60 का स्कोर रह सकता है जनरली। तो 60 प्लस इसका मतलब आसानी से लाई जा सकते हैं, है ना। मैं इसमें फुल मार्क्स इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये कोई एमसीक्यूज बेस्ड कोई इसका पैटर्न है नहीं, डिस्क्रिप्टिव मोड है, आपको लिखना होता है सब चीज़ें। तो यूँ तो है नहीं कि भी आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले आएंगे, और लैंग्वेज है तो मार्क्स कट ही जाते हैं, और इंग्लिश है तो कटते ही हैं, ऐसा मानिए, क्योंकि लेटर राइटिंग का पार्ट है, इलेबोरेशन वाला पार्ट है, प्रेसी राइटिंग वाला पार्ट है ना, या पैराग्राफ राइटिंग वाला पार्ट है, उसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं जनरली। लेकिन सेक्शन ए होता है जिसके अंदर पूरे मार्क्स लाए भी जा सकते हैं। तो इसके चलते हम ये मान लेते हैं मोटा मोटी कि 60 प्लस स्कोर तो किया जा सकता है, आराम से कर सकते हैं, बशर्ते आपने प्रॉपर इस पर ध्यान दिया हो। तो सबसे पहली प्राथमिकता, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो, तो भाई आपने इस बार के जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, जितने भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में बच्चों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, उनसे आपने देखे होंगे वो इंटरव्यूज, और आपके आसपास, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा हो तो उससे पूछा भी होगा, तो वो बताएंगे आपको कि फोर्थ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब चूंकि वैकेंसी नज़दीक है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी अब नई वैकेंसी आने वाली है, तो उस वैकेंसी के आधार पर, उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा क्या किया जाए कि हम अभी से ही अच्छा स्कोर की तरफ कदम बढ़ा सकें, अभी से ही हमारी इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे, जो मुश्किलें आपको आ रही हैं इंग्लिश को लेकर, या एक हवा बना हुआ है दिमाग में, एक जो फोबिया बैठा हुआ है, वो कैसे हटे, है ना। तो सब ऐसा है कि एक तो मैं बताऊं आपको कि सेक्शन ए इसमें जो आता है, 3 सेक्शंस में इंग्लिश आती है, जो नए बच्चे हैं वो भी सुने, और जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं उनको तो पता ही है। 3 सेक्शंस में इंग्लिश आती है, जिसमें सेक्शन ए जो है वो ग्रामर प्लस वोकैब वाला सेक्शन है, ग्रामर प्लस वोकैबलरी, ठीक है। अब ग्रामर प्लस वोकैबलरी में जो 10 प्लस 10 मार्क्स, मतलब 20 नंबर का पूरा मामला है, और इस 20 में से 20 लाए जा सकते हैं, क्योंकि ये तो एक प्रकार से मैं यूँ कहूँ कि रूल बेस्ड चीज़ें या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स बेस्ड चीज़ें इसमें मिलती हैं आपको, और वोकैबलरी अगर आपको आता है तो दो दो विकल्प इसमें मिलते हैं आपको। पिछले बार से पहले तो एक दो क्वेश्चंस वन वर्ड के आया करते थे जिसमें आपको लिखना होता था, तो वहां पर फिर भी ऐसा ट्रिकी था कि आपको स्पेलिंग आएगी कि नहीं आएगी, वो चीज़ याद आएगी कि नहीं आएगी। इस बार तो वन वर्ड्स भी दो ऑप्शंस दे के आपसे पूछे गए, तो आराम से इसमें 20 में से 20 लाए जा सकते हैं। और चूंकि ग्रामर बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है नहीं और परीक्षाओं की तरह, और परीक्षा में आप देखेंगे तो ग्रामर के टॉपिक्स की संख्या ही 14-15 टॉपिक्स आते हैं। आपके यहाँ तो टॉपिक्स की संख्या ही कितनी है, 6 टॉपिक्स ही हैं केवल। इन 6 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया जाए, इन 6 टॉपिक्स के हर एक टॉपिक पर 100 और 150 क्वेश्चन सोल्व कर लिए जाएं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आते हैं, जो अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व कर लिए जाएं, तो फिर संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। और वो क्वेश्चंस, मतलब अगर मैं एक एवरेज मान के चलूं कि 150 क्वेश्चंस आपने सोल्व किए, तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या 900 है, तो 900 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन आपने ग्रामर के कर लिए, तो ग्रामर अच्छे से आपकी हो जाएगी, और फिर ग्रामर अच्छे से हो जाएगी तो आपके ये 10 नंबर तो पक्के हैं। और वोकैबलरी इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है ना, इतना डिफिकल्ट वोकैबलरी वाला पार्ट नहीं होता है, लेकिन चूंकि वोकैबलरी हमें याद करने की हैबिट डेवलप करनी होती है शुरू से ही, तब जाके वो चीज़ें याद रहती हैं, तो वो 10 नंबर यहाँ भी आपके लाई जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो 2 सेक्शंस और हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। जो आमतौर पर, जैसा कि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया तो मैंने महसूस किया कि बच्चा इसी से दूर भागता है। अच्छा क्या लगता है, ग्रामर अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन से कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ होता है जाने अनजाने में, और
वोकैब चूंकि रटने वाला पार्ट है तो इसको रटना पसंद भी है बच्चों को, क्योंकि शुरुआत में बच्चा रटने पर ही फोकस्ड रहता है। और हमारी परीक्षा प्रणाली भी ऐसी है, रटने वाला जो सबसे बेहतर रट सकता है वो सबसे आगे निकलता है। लेकिन आरएएस ने इन धारणाओं को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि इस बार तो देखा आपने स्कोर किस तरह से रहा है। खैर, वोकैबलरी की अगर बात करें तो रटने से काम चल भी जाएगा। और अब आप अगर ये जानना चाहो कि वोकैब कहाँ से याद करना शुरू करें, कैसे करें, तो इसके लिए मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर ऐसे कह दूं कि इस बुक से ही आएगी वोकैब, ये तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी आपके परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि मैं कहूँ हाई कोर्ट एलडीसी का जैसे एग्ज़ाम हुआ, या फिर सीईटी वाली परीक्षा हुई आपके, या ग्राम सेवक वाली परीक्षा वीडियो हुई है, या पटवार हुआ है, इसमें जिस प्रकार के वर्ड्स हैं वो तो सारे आने चाहिए आपको। तो राजस्थान लेवल की जो भी परीक्षाएं हैं, खास करके आरजेएस की अगर मैं बात करूं, तो वो वर्ड्स जो है ना, जो सेलेक्टेड वर्ड्स हैं उनको तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि वो वोकेबलरी आपकी याद रहेगी। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आपको मिलेगा। ठीक है। सेक्शन बी और सी की बात करें तो ये पूरा कॉम्पोजिशन बेस्ड है, सब कुछ कंपोज करना आता है। सब कुछ आपसे ये कहा जाता है कि आप लिखें, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है वो ये देखना चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इंग्लिश को लेकर। लेकिन आमतौर पर हमारी अप्रोच क्या रहती है कि हम ये सोचते हैं, क्लास में प्रश्न पूछते थे बच्चे ऐसे कि सर ऐसा बता दो कि 2 लाइन ऊपर की हमें आ जाए, 2 लाइन बीच की लास्ट की आ जाए, बीच में हम हमारा मसाला भर लेंगे, ऐसा कुछ जुगाड़ बता दो। तो बेटा जुगाड़ से तो जितने नंबर आ सकते थे उतने इस बार आए हैं। तो जुगाड़ से बाहर आने की ज़रूरत है, अब मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसलिए सेक्शन बी और सी चूंकि कॉम्पोजिशन है, चूंकि आपसे कंपोज करने के लिए कहा जाएगा, चूंकि आपसे कहा जाएगा कि आप बनाएं सेंटेंसेज, तो बहुत बेहतर एक शुरुआत जो हो सकती है वो ट्रांसलेशन से हो सकती है। बहुत बेहतर शुरुआत जो है वो ट्रांसलेशन से हो सकती है। और ट्रांसलेशन में खास करके बात कर रहा हूं हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। ये थोड़ी प्रैक्टिस आप शुरू से ही कर सकते हो, इसके बेसिक्स आपको आ जाएं। और उन बेसिक्स को अगर आपके दिमाग में समझ में आ गया कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो अगर ये पता लगने लग जाए कि हाँ भाई ये इस टेंस का है। हालांकि ये अप्रोच भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों की जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं वो तो इतना सोचते ही नहीं है, उनको तो अपने आप थॉट जनरेट होते हैं। लेकिन मेरा ये लेक्चर जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये खास करके हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो उनके लिए अप्रोच क्या रहना चाहिए कि कोई सेंटेंस आपने देखा, आपने ये पहचान लिया कि सेंटेंस जो है वो टेंस कौन सा है, आपने ये पहचान लिया कि वॉइस कौन सा है, आपने फिर उसके बाद में उसके हिसाब से सेंटेंस का पैटर्न जो होता है कि सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में आपने वर्ब लिख दिया, उसके बाद में आपने कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या एडवर्बियल जो भी आवश्यकता है वो कर दें। अब कई बच्चे तो इतना सुन के ही लगता है कि सर इतना टाइम कहाँ मिलता है परीक्षा में। बिल्कुल सही बात है, इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे शुरू से इस तरीके से, तो आपको परीक्षा में इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जिनको इस तरीके से शुरुआत करवाई गई, इस तरह से उन्होंने शुरू किया, और एग्जाम आते आते चूंकि उनकी तैयारी को 4 5 6 महीने हो चुके होते हैं, और जब मेंस में अपियर होते हैं तो उनको इतना सोचना नहीं पड़ता, उनके वाक्य बनने लग जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन अगर आ गया तो आप आसानी से किसी विषय पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब पैराग्राफ राइटिंग अनलाइक प्रीवियस एग्जामिनेशंस, पिछले जो परीक्षाएं हैं उसके बिल्कुल विपरीत, अब पैराग्राफ रटने वाले कि हमने 5 पैराग्राफ 10 पैराग्राफ रट लिए और वो परीक्षा में आ जाएंगे, नहीं आया तो क्या करें। तो मैं बताऊं आपको, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपके जो 3 जीएस के जो पेपर्स हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, ये भी आपको हेल्प करते हैं पैराग्राफ राइटिंग में। आपने देखा होगा इस बार जो आपसे पूछे गए थे टॉपिक, जिन टॉपिक्स पर पैराग्राफ लिखने को कहा गया था, वो कहीं ना कहीं इन 3 में से किसी न किसी पार्ट से रिलेटेड था। तो अगर आपने ध्यान इन पर बहुत अच्छे से लगाया है तो कंटेंट तो आपके पास है, आपके पास विषय वस्तु तो है। और विषय वस्तु अगर आपके पास है और थोड़ा सा आपने, चूंकि राइटिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव हो गई है, आप ट्रांसलेशन जानते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में लिख पाएंगे फिर। ठीक है, तो ये पैराग्राफ राइटिंग वाला काम हो जाएगा। इसी तरह से इलेबोरेशन जो आपके आता है, जिसको पल्लवन आप बोलते हैं, इसमें भी यही कहानी है कि किसी एक पंक्ति का विस्तार करना कहा जाएगा। तो जब कंटेंट आपके पास हो, मैं बहुत बार ये कहता था क्लास में कि ये जो चीज़ें हैं पैराग्राफ राइटिंग या इलेबोरेशन, ये चीज़ें आपको इंग्लिश की डिमांड कम करती है, कंटेंट की डिमांड ज़्यादा करती है। बच्चे यूँ कहते सुनाई पड़ते थे कि सर हमें तो ये नहीं पता कि शुरू कहाँ से करें। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो इंटरेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है सर हमें ट्रांसलेशन आ गया,
हमें इंग्लिश में लिखना भी आ रहा है, लेकिन हम शुरू कहाँ से करें? तो उसका आंसर फिर मैं नहीं दे पाऊंगा, वो आंसर आपके खुद के पास है। आप इतने ब्लैंक होकर जाएंगे तो फिर तो सिलेक्शन कैसे ही होगा? एक ऑफिसर जो होता है वो इतना ब्लैंक तो नहीं हो सकता, उसको एटलीस्ट इतना कंटेंट तो होना चाहिए, कंटेंट रिच तो उसकी अप्रोच रहनी चाहिए ना, कि इतना तो मुझे पता है इस बारे में ये पॉइंट्स लिखने हैं, मुझे ये बातें लिखनी है। तो उतना अगर विषय वस्तु तैयार होगी तो फिर पैराग्राफ आप लिख पाओगे, उतनी विषय वस्तु तैयार होगी तो आप इलेबोरेशन लिख पाओगे, ठीक है ना। फिर इसमें जो आपको हेल्प करने लायक सेगमेंट होता है ना, वो लेटर राइटिंग होती है। लेटर राइटिंग में क्या है कि लेटर का प्रारूप है ना, वो एक ठीक है, आपने रट लिया, आपने प्रैक्टिस में ले लिया, तो फिर वो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, कुछ हद तक कुछ मार्क्स दिला सकती है, लेकिन इसमें भी एक कंटेंट की आवश्यकता पड़ती है, बॉडी पार्ट इसका होता है, उसको लिखना पड़ता है। कुल मिला के सेक्शन बी और सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 60 मार्क्स का है, ठीक है। 20 मार्क्स का सेक्शन ए है, मैं केवल इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। फिर हिंदी वाले सेक्शन में 10 नंबर का आएगा, वो अलग है, वो ट्रांसलेशन पे ही है। तो ट्रांसलेशन अगर तुमने सीख लिया तो इन 60 मार्क्स में भी आसानी से, किसी भी बच्चे की बात कर रहा हूँ, कि 20 22 20 25 नंबर तो आसानी से ऐसे निकाले जा सकते हैं यहाँ से। छोटा मोटा भी अगर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीख जाओगे तो ये 20 25 नंबर आराम से निकाले जा सकते हैं, अगर आपने ट्रांसलेशन पर कमांड कर लिया तो ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको दिमाग चूंकि ये एक्सेप्ट करे कि इंग्लिश मुझे पढ़ना है, इंग्लिश मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी वो पढ़ पाओगे, जो चीज़ आपको बोरिंग लगेगी, इंसिपिड लगेगी, वो नहीं पढ़ोगे फिर आप, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए कुछ इंग्लिश के टेक्स्ट भी पढ़ने चाहिए। इंग्लिश के टेक्स्ट जो शुरुआत करते हैं बच्चे, बिल्कुल शुरू से है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको तो यूं है कि स्टोरीज है ना, वो पढ़ें आप। स्टोरीज जैसे पंचतंत्र की कहानियां इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट एटलीस्ट डेवलप हो, आपका दिमाग ये एक्सेप्ट तो करे कि हाँ मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रही है, थोड़ा बहुत मैं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूँ। जब आप ये लेवल पार कर दें स्टोरी वाला, उसके बाद थोड़ा सा आप शिफ्ट कर सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं। जब ये वाला लेवल भी आपको लगे कि हाँ समझ में आने लग गया है, तो आप न्यूज़पेपर पर शिफ्ट हो सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं इंग्लिश का, ठीक है। तो ये एक शुरुआत ऐसे हो सकती है, और ऐसे करके इसको अपग्रेड किया जा सकता है। ये इसलिए कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन की क्षमता रातों रात डेवलप नहीं होती, आपके समझने की क्षमता रातों रात डेवलप नहीं होती, ये प्रैक्टिस का विषय है। इसलिए धीरे धीरे इसको डेवलप किया जाएगा। तो धीरे धीरे डेवलप करने के लिए आप एटलीस्ट अपने आप को मेंटली तैयार करो कि मुझे इंग्लिश पढ़नी है, और अभी से ही पढ़ोगे तो काम चलेगा। क्योंकि अगर मान लो कोई नोटिफिकेशन आ गया और उसके बाद तो फिर भूल जाओ कि आप फोर्थ पेपर पढ़ोगे क्या। जब नोटिफिकेशन आ चुका होगा तो आप इतना व्यस्त हो जाएंगे तैयारी में, प्रीलिम्स वाली तैयारी में, कि आपको इसका समय नहीं मिलेगा। और जब प्रीलिम्स दे चुके होंगे और फिर आपका क्लियर हो चुका होगा परीक्षा, फिर मेंस इतना जल्दी आपके सामने आ जाएगा कि आप चाहकर भी इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उस संकटकालीन परिस्थिति में, उस मुश्किल दौर में, मुश्किल सब्जेक्ट उठा के आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी खराब ही करोगे, क्योंकि इतना मुश्किल लगेगा, इतना नर्वसनेस डेवलप हो जाएगी कि नहीं करना है। तो शुरुआत कहाँ से करें, कब करें? पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए कि तैयारी शुरू कब करें? अभी से करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, वैकेंसी नहीं आई है, तो वैकेंसी से पहले तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। वैकेंसी जब नहीं है तैयारी करनी शुरू कर दें। दूसरी बात कि तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको ग्रामर और वोकैबलरी ठीक है, ये पैरेलल लेके चल सकते हो। जैसे एक टॉपिक आपने मान लीजिए टेंस लिया है, ठीक है, इस टेंस को तुम 4 5 दिन चला सकते हो आराम से, ठीक है। 4 5 दिनों में इसी के साथ साथ आप वोकैब भी पर डे की 5 वर्ड्स याद करोगे, और 4 5 दिन चलाया तो 25 वर्ड्स भी यहाँ पे तैयार हो जाएंगे आपके। तो वोकैब भी साथ साथ चल रही है और एक टॉपिक भी चल रहा है। टेंस से संबंधित सारे जो 150 क्वेश्चंस होंगे वो सोल्व करके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करके देखिए आपसे हो रहे हैं क्या। उसके बाद अगले टॉपिक पर आए, जैसे वॉइस पर आए, फिर आप इसको 4 5 दिन 5 6 दिन जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, आपके अकॉर्डिंग वो लगाएं। साथ साथ में 5 10 जो भी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो कैब भी याद करें। इससे आपकी ग्रामर चलती रहेगी और ये चलता रहेगा। लेकिन एडिशनली इन सब के अलावा एक चीज जो है ना, ट्रांसलेशन, इसको आप पैरेलल लेके चलो और हमेशा लेकर चलो कि मुझे 5 से 10 सेंटेंसेस जो हैं वो ट्रांसलेट करने ही हैं।
अब आप पूछते हैं कि सर सेंटेंसेस कहाँ से लाएं, तो सेंटेंसेस तो आपके विषय में ही हैं। आप एथिक्स पढ़ते हैं, वो सेंटेंसेस आजकल एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछते हैं। आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं तो वो सेंटेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां से जो सेंटेंसेस निकल कर आते हैं उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर लो, अलग से कोई कंटेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर चेक कैसे करें, तो आजकल तो इतने टूल्स हैं, आप गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से इनको चेक कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी के माध्यम से, कोई भी एआई और कोई माध्यम आपके पास है तो उससे आप इसको चेक कर सकते हैं। आप जिसके गाइडेंस में पढ़ रहे हैं उस टीचर के द्वारा इसको चेक करवाया जा सकता है। ठीक है, ट्रांसलेशन को कंटिन्यू लेकर चलो। ग्रामर अपने हिसाब से धीरे धीरे हो जाएगी, आप चाहो तो इसको और लंबा कर लो टाइम को, तो ग्रामर तो अपने आप धीरे धीरे चलने दो, ट्रांसलेशन को कंटिन्यू लेकर चलो। ट्रांसलेशन पर जब कमांड होने लग जाए तो फिर आप वीक में एक वीक का एक सेगमेंट लेकर चल लो कि इस वीक मुझे लेटर राइटिंग पर ध्यान देना है, इस वीक मुझे इलेबोरेशन करना है, इस वीक मुझे प्रेसी राइटिंग करनी है। ठीक है, ऐसे एक एक वीक में एक एक टॉपिक लेकर चलो। और वीक एंड पर या 15 दिन से एक बार जब भी आपको समय मिल जाए, चूंकि अति व्यस्तता रहती है आरएस के एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप एक सेल्फ एनालिसिस भी करें। आप कोई भी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप वो पेपर लिख कर देखें, क्योंकि कई बच्चे तो मैंने यूँ देखे कि हमें आता है, हमें याद है, हम कर लेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ लिखने को कहा जाता है नहीं याद आएगा, लिख ही नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली तो आपको परीक्षा में लिखना है, तो लिखें। इस बार के टॉपर्स के व्यूज़ अगर आपने उनकी जो राय है, उनके जो गाइडेंस अगर आपने सुनी हो ध्यान से, तो यही कहते हैं कि हमने पेपर्स लिखे हैं। जिसने पेपर्स अच्छे से लिखे हैं, मेन एग्जाम से पहले 10-12 पेपर्स लिखोगे तो आपको वो मेन एग्जाम पहली बार एग्जाम नहीं होगा। भी पहली बार तो असफलता के चांसेस होते हैं, लेकिन वही एग्जाम अगर तुमने पहले 10-15 बार दे दिए तो वो परीक्षा पहली एग्जाम तो है नहीं, तो आप कितनी बार असफल होगे? 10-15 बार तो पहले ही कर चुके हो आप वो काम, तो फिर आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पेपर्स लिखें, पेपर राइटिंग होनी चाहिए, उसको चेक करवाएं प्रॉपर, है ना, उसमें पूरा एक एनालिटिकल एक अप्रोच से चेक करवाएं। और जो कॉपी चेक कर रहा है उससे पूछें कि मैं उसमें और बेहतर क्या कर सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है कॉपी चेकर आपका कोई इंस्टीट्यूशन में आप हैं तो वहाँ पे कॉपी चेकर्स हो उनसे, या फिर अपने कोई सीनियर से, या फिर जिसका अभी नंबर आ चुका है ना, ये जो सिलेक्शन हो चुका है, थोड़ा भी ज्वाइनिंग में टाइम है, उनसे, है ना, किसी से भी जिससे बेहतर लगे, जहाँ भी कंफर्ट जोन आपका हो वहाँ से कॉपी चेक करवाएं। और एक पूरा ऑनेस्ट एक उनका रिव्यू लें, मतलब उनके द्वारा उनसे पूछें आप कि और मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ। अपने आप को हमेशा और बेहतर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आरएएस का जो इंग्लिश है वो इतना मुश्किल रहेगा नहीं। बाकी इस चैनल पर अब क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आपको वीक में 3 क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, वीक में 3 क्लासेस मिलेंगी आपको। इन 3 क्लासेस में मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शून्य स्तर से शुरू कर दूंगा क्लासेस। उसमें मैं शुरुआत में कोशिश यही करूंगा कि पहले आपको बेसिक्स जो हैं, कई बच्चों के जो बेसिक्स हिले पड़े हैं ना, कि कुछ भी उनको ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या है, ये नहीं पता चलता कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये नहीं पता चलता कि कॉम्प्लीमेंट सर ने बोला तो कॉम्प्लीमेंट किस बला का नाम है, उनसे रूबरू करवाऊं। उसके बाद में धीरे धीरे हम बेसिक ट्रांसलेशन पर आएंगे। ये उन बच्चों के लिए क्लासेस होंगी जो बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी फाउंडेशन स्तर पर हैं, जो शुरुआत से ही मतलब अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और उनके पास समय है, उनके लिए वो क्लासेस रहेंगी। बात रही उन बच्चों के लिए जो कि अभी ठीक लेवल पर हैं, नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, जो सिलेक्शन के नज़दीक हैं और उनको लगता है थोड़ा सा ब्रशअप कर लूँ मैं इंग्लिश को तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तो ऐसे बच्चों के लिए एक पेड कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। वैसे मैंने पेड कोर्स चल रहे हैं अपने, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं, लेकिन अभी नया एक बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच लॉन्च कर दिया जाएगा जिसमें आपको और एडवांस तरीके की चीज़ें डिस्कस मैं कर लूँगा, और पिछले जो बैचेज हैं उनका भी एक्सेस दिला दूंगा आपको मैं, ताकि आप उनसे भी तैयारी कर लें और साथ में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिले। अभी हाल फिलहाल के जो पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन भी करा दूंगा उसमें। ठीक है, ताकि आपको ऐसे घबराने की आवश्यकता है नहीं। घबराओगे तब जब तैयारी नहीं करोगे, बिना तैयारी उठ के जाओगे यूं ही, तो चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई कितना बड़ा धुरंधर हो, घबराएगा ही। तैयारी तसल्ली से, सहजता से बैठकर करना शुरू कर दोगे तो घबराने वाला विषय है नहीं। तो इसमें यही है कि तैयारी अभी से शुरू कर देनी है क्योंकि वैकेंसी नज़दीक है। ठीक है, दूसरा, तैयारी किस हिसाब से करनी है ये बता दिया मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है ये बता दिया कि सेक्शन बी और सी पर ज़्यादा ध्यान देना है। सेक्शन ए इंपॉर्टेंट तो है ही सर, एक एक
अंक की अहमियत वो जानता है जो एक नंबर से रह गया हो, इस बार 2 नंबर से रह गया, उसको पता है कि एक अंक की क्या अहमियत है। तो हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बी और सी पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। एक कितने मार्क्स आ सकते हैं ये क्वेश्चन बताया मैंने, तो 60 प्लस आराम से लाए जा सकते हैं, ऑप्टेनेबल हैं। ठीक है। और कैसे बढ़ाएं हिंदी माध्यम वाले विशेषकर, तो ट्रांसलेशन से शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे मुझे लगता है मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बाकी आपको मैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, और वैसे टेलीग्राम पर अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से आप नंबर लेके, अगर कुछ ऐसा है कि कुछ विशेष आपको जानकारी चाहिए, कुछ विशेष किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आप फंस रहे हो, उसकी कॉम्प्लिकेशंस से निजात नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा। बाकी नंबर लेके आने हैं इस बार आपको अच्छे से। 2026 की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं आरएएस की। बढ़िया पढ़िए, रेगुलरिटी से पढ़िए, छोड़ना नहीं है बीच में, थोड़ी सी मेहनत करिए। जितनी मेहनत आप जीएस के 3 पेपर्स में करते हैं, उतनी मेहनत करना शुरू कर दो, इसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे, यकीन मानो, क्योंकि वो 3 जो पेपर है ना, सबके लगभग सेम हैं। जो जो इस बार के सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं, उनमें से मैक्सिमम का यही होगा कि मेरे लगभग सेम नंबर आ रहे हैं उनके, पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये निर्णायक है, ये डिसाइसिव है। 4th पेपर में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे नंबर कम बन रहे हैं, और कम बन रहे हैं तो हिंदी में कम बन रहे हैं, ये तो मेरे ही गले नहीं उतरती बात। हिंदी माध्यम वालों की बात करूँ विशेष रूप से, क्योंकि हिंदी में तो कुछ रटने वाला सेगमेंट भी है जहाँ से नंबर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ कम बन रहे हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में बूस्ट लेकर आओ, इंग्लिश अच्छे से पढ़ो, ताकि आप इस बार अपना सपना साकार कर सको। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जल्द ही शुरू करेंगे क्लासेस, अब उन क्लासेस के थ्रू मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।